ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? वी डिफाइंड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम. ठीक है, यहाँ से हमने एक फॉर्मूला डिफाइन किया, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी. इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर. व्हाट इज 1 एम्पियर? व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड. ठीक है, क्लियर. नाउ टुडेज टॉपिक इज ओम्स लॉ. देखो बेटा, ओम्स लॉ क्या कहता है आपका कि लेट, ये आपका कोई कंडक्टर है. ठीक है, इस कंडक्टर पे मैंने एक बैटरी अप्लाई करी. ठीक है, लेट बैटरी का पोटेंशियल इज V. व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म पोटेंशियल ऑफ V? कि एक कूलम चार्ज को यहाँ से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है? ये बैटरी को V वोल्ट का. क्लियर. ठीक है, सिंपली अब आपको समझ आ गया होगा. ओके, अब ध्यान से देखो, ये V आपने अप्लाई किया. V के अप्लाई करते ही जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल गेट ड्रिफ्ट. इसको हम क्या बोलेंगे? ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? अलाइन होना, मुड़ना. दे विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है, ठीक है. चार्जेस अगर एक अब सर्किट में फ्लो करेंगे तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ करंट. ओके, अब ये भी एक बात है यहाँ पे, ये ध्यान रखना. करंट की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज ऑल्सो standardized for पॉजिटिव चार्जेस. पॉजिटिव चार्जेस का जो फ्लो है, जो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो जिस डायरेक्शन में भी पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे? करंट की डायरेक्शन. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर इस कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज होते तो वो कहाँ मूव करते? टूवर्ड्स दिस. ठीक है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है, तो इधर मूव करते. तो करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी? इधर. तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या करता है? आपका निकलता है. क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन स्टैंडर्ड किसके लिए मानी गई है? पॉजिटिव चार्जेस के लिए. और पॉजिटिव चार्जेस हमेशा कहाँ मूव करते हैं? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. तो दिस इज़ द रेफरेंस. आप बोल सकते हो ये स्टैंडर्ड करंट फॉर योर फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. तो अब आपका आगे जो भी सर्किट आएगा उसमें डायरेक्टली आपको पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ भी लोगे वहाँ से करंट आपकी निकलती हुई शो की जाएगी. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि ये करंट ऐसे क्यों निकली. क्योंकि स्टैंडर्ड करंट की डायरेक्शन किसके लिए मानी गई है? पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के लिए. ठीक है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे उसी को हमने स्टैंडर्ड करंट की डायरेक्शन माना है. और पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ओके, ठीक है. ओके, नाउ अब V की वजह से क्या होगा? I, क्योंकि चार्ज फ्लो करेंगे. अब ओम्स लॉ ने क्या कहा कि ये जो V है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, keeping the physical parameter constant. अगर हमारे कंडक्टर का टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेशर हो गया, अगर ऐसे पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं करते, तो जो आपका V है डेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. क्लियर. ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू IR. ठीक है, व्हाट इज दिस R? R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. इट इज़ अ कांस्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. क्लियर. ठीक है, एक चीज़ बताओ, ध्यान से सोचो कि जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं, ठीक है, अगर हमने V अप्लाई कर दी, ठीक है, तो जितनी V हमने अप्लाई करी है क्या हमें उतनी ही I मिलती है? अगर 200 हमारे घरों में जो हमारा V है डेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 220 वोल्ट,
तो इसका मतलब करंट भी हमारी कितनी होनी चाहिए 220 एम्पेयर, बट दिस इज़ सो मच लार्ज करंट। इतनी करंट तो बेटा आज तक शायद ही आपकी प्रोड्यूस्ड भी बहुत रेयरली होती है, बहुत कम एप्लीकेशंस में इतनी हाई करंट होती है। क्लियर। हमारे घर में जो आपके पावर सॉकेट्स होते हैं दिस इज़ ऑफ 16 एम्पियर्स मैक्सिमम। क्लियर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो वायर्स हैं या आपके जो भी कंडक्टर्स के कंपोनेंट्स, जो भी आप कंडक्टर यूज़ कर रहे हो, हमारी जो पावर लाइंस होती हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या वो किससे कनेक्ट होती हैं, वो आपकी वायर से, कॉपर वायर से, ठीक है। उन कॉपर वायर्स के अलॉन्ग ही अक्रॉस हम क्या अप्लाई करते हैं वी, उन्हीं में से हमारा करंट फ्लो करता है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी उन वायर्स के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, एक ऑब्स्टिकल है जो करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। कि ये हमारी कोई वायर है, ठीक है, कुछ इस तरह की हमारी वायर है, इसके अंदर हमारी करंट तो फ्लो कर रही है, ठीक है, लेकिन इस करंट के फ्लो को ये जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, ठीक है, जो इस करंट के फ्लो को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, उसको आगे फ्लो नहीं होने दे रही। तो ये जो हमारा ऑपोजिशन है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, ये जो ऑपोजिशन है जो एक कंडक्टर करंट के फ्लो को प्रोवाइड करता है, या ऑब्स्टिकल है जो एक कंडक्टर करंट के फ्लो को देता है, दिस ऑपोजिशन, दिस ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड योर रेजिस्टेंस। ये जो प्रॉपर्टी है आपकी कंडक्टर की, जिसकी वजह से कंडक्टर आपके करंट के पाथ को रोकता है, फ्लो को रोकता है, दिस प्रॉपर्टी, वर्ड क्या यूज़ करोगे, प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ऑपोजिशन ड्यू टू विच कंडक्टर रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। ठीक है, कंडक्टर हमारे क्या है, एक ऑपोजिशन है, एक प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को क्या करती है, रोकती है। इसी करंट के फ्लो को रोकने वाली इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। आई थिंक अब आपको ये क्लियर है, ठीक है, क्लियर, ओके ओके स्टूडेंट्स। तो रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। जो भी प्रॉपर्टी होती है हमारी कंडक्टर की, जो हमारे कंडक्टर के अंदर करंट के पाथ को रोकती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आता है हमारा कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ओम्स लॉ ने हमारा क्या दिया, V इज इक्वल टू आई आर। वट इज आर, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, क्लियर। अब ये डिपेंड किस किस पे करता है, तो इट डिपेंड्स, क्या रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कहने का क्या मतलब है कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की, उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एक आपके पास ये कंडक्टर है, वायर लगा लो, और एक आपके पास ये वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्लियर। अब एक ये एरिया है आपका और एक ये एरिया है, किसका एरिया ज़्यादा है, A1 एंड A2। A1 इज़ ग्रेटर देन A2, A1 इज़ ग्रेटर देन A2, तो रेजिस्टेंस फॉर R1 इज़ लेस देन रेजिस्टेंस फॉर R2, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, इसका मतलब थिन वायर्स, जो आपकी थिन वायर्स हैं उनका रेजिस्टेंस, थिन वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू थिक वायर। जो आपकी थिक वायर होती है उनके कंपैरिजन में थिन वायर्स का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है, क्लियर, ठीक है। अब इसका मतलब R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, क्लियर। यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे,
तो आपका एक फैक्टर आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड योर resistivity of a conductor or a material. It is called the resistivity of a material. Clear? ठीक है. अब if L is equal to 1 meter and area is equal to 1 meter square, तो R is equal to rho. ठीक है. तो इसका मतलब resistivity of a conductor or a material is equal to resistance offered by a conductor of unit area and unit length. आपके पास एक वायर है, इसका यूनिट एरिया, ठीक है, लेट दिस इज यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ, जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे डेट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस बोथ आर सेम थिंग, मीन्स बोथ आर रेजिस्टेंस, है दोनों ही रेजिस्टेंस. ये जो आर है, दिस इज दिस रेजिस्टेंस इज ऑफ होल वायर, होल कंडक्टर, ये कंप्लीट कंडक्टर के लिए है. और पर यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, डेट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी. क्लियर? समझो, बहुत आपको समझा, ध्यान से देखो. ये आपके पास एक टाइल है, ठीक है, जो 1 मीटर है लेंथ, ठीक है, ब्रेड्थ भी 1 मीटर है. एरिया कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर का, लेंथ कितनी हो गई 1 मीटर. ठीक है. अभी कुछ ना कुछ आपको रेजिस्टेंस देगी, कुछ ना कुछ, अगर आप इसका एक कंडक्टर बनाओ तो ये कुछ ना कुछ आपको रेजिस्टेंस देगी. ठीक है. दैट रेजिस्टेंस विल बी इट्स रेजिस्टिविटी. क्लियर? ठीक है. अब आप ऐसी टाइल्स को कंबाइन करके एक रूम में लगा दो, पूरा उसका फ्लोर बना दो. ठीक है. क्लियर? ठीक है. तो हर एक आपका कंप्लीट रेजिस्टेंस आएगा, डेट विल बी योर आर. आई थिंक अब इससे आपको इजीली क्लियर हो गया. रेजिस्टिविटी इज़ नथिंग, इट इज़ रेजिस्टेंस. लेकिन रेजिस्टेंस आपका पूरे कंडक्टर का होता है जो चेंज हो सकता है. क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा आप यहाँ टाइल्स लगा दोगे, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा. क्योंकि एक टाइल का कुछ रेजिस्टेंस है, आप 50 टाइल लगाओगे तो 50 टाइम्स रो हो जाएगा. ठीक है. आप 100 टाइल लगाओगे 100 टाइम्स रो हो जाएगा. क्लियर? मतलब रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. क्लियर? रेजिस्टेंस आपका किसी भी कंडक्टर का चेंज हो सकता है, बट रेजिस्टिविटी ऑलवेज रेम्स सेम. अगर आपके पास एक मटेरियल है, ठीक है, लेट मेरे पास कॉपर है, कॉपर की मैंने 2 वायर्स बनाई, एक ये और एक ये. क्लियर? ठीक है. मैं आपसे पूछती हूँ, दोनों सेम मटेरियल की है, कॉपर की, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया क्या है, अलग है, दोनों की लेंथ क्या है, अलग है. ठीक है. लेकिन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल से बने हैं. क्यों सेम होगी? क्योंकि लेंथ और एरिया चेंज होने से आर चेंज हो गया. ठीक है. लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज़ योर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया. यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया कहने का मतलब इतना लगा लो आप. ठीक है. यूनिट लेंथ यूनिट एरिया, ठीक है, वो तो जितना आपका यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया वो तो आपका सेम ही रहेगा. यहाँ पे चाहे वो इतना इंटरसेक्ट हो, ठीक है, वो तो आपका, अगर मटेरियल सेम है तो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया जितना आपका रेजिस्टेंस होगा वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा. तो ऑलवेज कीप इन माइंड, सेम मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी आपकी क्या रहती है, सेम. क्लियर? रेजिस्टिविटी क्या रहती है, सेम. क्लियर? ठीक है. क्योंकि यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में रेजिस्टेंस जितना है वो उतना ही रहेगा. आप उसकी लेंथ बेशक से बढ़ा लो, पर आपने काउंट तो क्या करना है, सिर्फ यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया. वो तो अगर मटेरियल सेम है तो सेम ही रहेगा.
लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता रहता है, चेंज, दैट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया। ठीक है, अब रो की यूनिट क्या होगी, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, दिस इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू R इंटू में A बाई एल। R की यूनिट, सॉरी रेजिस्टेंस की मैंने आपको ऊपर यूनिट नहीं बताई थी, R की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट बेटा ओम होती है, दिस इज़ योर ओम, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो दिस इज़ योर ओम मीटर। ओम मीटर में जितना भी आपका रेजिस्टेंस होगा डेट विल बी इट्स रेजिस्टिविटी। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? हमने क्या पढ़ा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, यहाँ से रो की यूनिट निकाली ओम मीटर। ठीक है, और रजिस्टिविटी दोबारा बेटा बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से देख लो, रजिस्टिविटी इज नथिंग, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। सेम मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी कभी भी चेंज नहीं करती, क्योंकि यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ में तो, क्योंकि जब आपने यूनिट ही मेंशन कर दिया 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर, तो वो तो मटेरियल के लिए सेम ही रहनी है, चाहे आप उसकी लेंथ कितनी ही बढ़ा लो। ठीक है, तो रजिस्टिविटी सेम रहेगी, बट रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, चेंज होता रहेगा विद द डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। तो इसका मतलब रो किस पे डिपेंड करता है, रो डिपेंड्स ऑन, अब ये लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड करेगा नहीं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे, देखो ध्यान से देखो, 3 तरह के मटेरियल है, इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर्स। क्या इंसुलेटर्स में हमारे चार्ज फ्लो करते हैं, इंसुलेटर में नो फ्लो ऑफ चार्ज, नो फ्लो ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है कि करंट ज़ीरो है, क्योंकि जब चार्ज फ्लो नहीं करेंगे तो करंट ज़ीरो, तो करंट ज़ीरो होके के हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है आपका, वेरी वेरी हाई। हम यही बोलेंगे कि जो हमारे इंसुलेटर्स हैं वो हमारे करंट के, जो उनका रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो करंट को फ्लो नहीं करने देता, मतलब चार्ज को फ्लो नहीं करने देता। तो अब ध्यान रखना कि इंसुलेटर्स को हम रेजिस्टेंस के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, अ मटेरियल विच ऑफर अ वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, जो फ्लो ऑफ चार्जेस को बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, डेट आर योर इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स के लिए रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, वेरी हाई। क्लियर? क्योंकि है वो भी रेजिस्टेंस ही। कंडक्टर्स, यस, फ्लो ऑफ चार्जेस आर देयर, फ्लो ऑफ चार्ज वहाँ होता है, करंट होती है, कितनी है वो हमें नहीं पता, बट करंट होती है। इसका मतलब आर इज़ लो, रेजिस्टेंस को ज़ीरो नहीं होता, कुछ होता है लेकिन इट इज़ लो, तो रेजिस्टिविटी भी लो। सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर में फ्लो ऑफ चार्ज होता है बट बहुत ही स्मॉल, वेरी लो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज बहुत कम होता है इंटरमीडिएट बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इंसुलेटर से मतलब इसमें तो होता ही नहीं है, इससे ज़्यादा होता है, बट कंडक्टर से कम होता है, तो इसकी रेजिस्टेंस लिटिल बिट हाई होती है, कंडक्टर से ज़्यादा होती है, इंसुलेटर से कम होती है, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, हाई होगी। तो इस तरह से हमारी रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर मटेरियल इंसुलेटर है तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, तभी तो करंट ज़ीरो बनेगी। कंडक्टर है, कंडक्टर बहुत अच्छे गुड कंडक्टर्स होते हैं करंट के, तो रेजिस्टेंस लो होना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस लो होगा तभी करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, तो रेजिस्टिविटी भी लो होगी। और सेमी कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच रेजिस्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, और एक सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, रेजिस्टिविटी जो है आपकी डेट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, डेट विल हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे, एक फार्मूला आएगा, उससे हम रेजिस्टिविटी को टेम्परेचर पे कैसे डिफाइन करती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फ़िलहाल आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड
टेम्परेचर। क्लियर? ठीक है। अब एक चीज़ बेटा ध्यान से देखो, हमने क्या पढ़ा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। ठीक है, R की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? ठीक है, V बाई L इज इक्वल टू I बाई ए इंटू रो। ठीक है, व्हाट इज V बाई L? लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, दिस इज नथिंग, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो E इज इक्वल टू V बाई L। व्हाट इज I बाई ए? करंट पर यूनिट एरिया, तो दिस इज करंट डेंसिटी, याद रखना, दिस इज करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट ये याद रखना। क्लियर? करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट जब पर मीटर स्क्वायर की बात करें करंट डेंसिटी बन जाती है, क्योंकि एरिया का अपना एक वेक्टर होता है। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ा था कि एरिया का एक वेक्टर होता है जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारी करंट डेंसिटी को क्या बना देता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो I बाई ए इज करंट डेंसिटी पुट। ठीक है, करंट डेंसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, J से। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करो, V बाई L इज E, I बाई ए इज J, दिस इज रो। ठीक है, E इज इक्वल टू J बाई रो, एंड व्हाट इज 1 बाई रो, दिस इज सिग्मा। व्हाट इज सिग्मा? दिस इज कॉल्ड योर कंडक्टिविटी। ठीक है, व्हाट इज सिग्मा? कंडक्टिविटी। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, E इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी ओके स्टूडेंट, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक होगी, सिग्मा यहाँ नहीं, सॉरी, ये रो को हम यहाँ ले गए, रो। ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा E बाई रो। व्हाट इज 1 बाई रो? दिस इज सिग्मा। व्हाट इज दिस 1 बाई रो? दिस इज सिग्मा। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, J इज इक्वल टू 1 बाई रो सिग्मा E। दिस इज एन अनदर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना ये भी आपकी ओम्स लॉ की एक अनदर फॉर्म है। ठीक है, और सिग्मा यहाँ मैंने क्या डिफाइन किया, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, रजिस्टिविटी क्या था, इट इज़ ऑल्सो अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पर मीटर पर सॉरी यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, पर मीटर सॉरी यूनिट एरिया एंड यूनिट लेंथ, जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे वो उसका क्या बन जाएगा, रजिस्टिविटी। ठीक है, और यही यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ कितनी कंडक्टिविटी, कितना करंट को पास करेंगे, वो क्या बन जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी। हम कंडक्टर को किससे डिफाइन करेंगे, हम कैसे कहेंगे, मेरे पास 3 कंडक्टर्स हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक है, मैं आपको कहती हूँ कि किस में करंट ज़्यादा पास करेगा, बताओ। हाँ, तो तीनों ही कंडक्टर्स, बट मैं कहूँगी कि कॉपर इज़ वेरी गुड कंडक्टर अमंग द 3। कैसे पता लगा मुझे, मैं क्या कहूँगी कि कॉपर की कंडक्टिविटी बेटर है। ठीक है, क्लियर? मैं क्या कहूँगी कि कॉपर की कंडक्टिविटी सबसे बेटर है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी का क्या मतलब है कि कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल आया था, रजिस्टिविटी का। रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ और यूनिट जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस ऑफर्ड ऑपोजिशन है। इसका उल्टा क्या होगा, जो रेजिस्टेंस ऑफर ना करे। ठीक है ना, ऑपोजिट क्या होगा, ये क्या है, जो रो क्या है आपका, जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। सिग्मा क्या है, 1/रो, तो इसका उल्टा है ये, तो ये क्या होगा, जो रेजिस्टेंस ऑफर ना करे। तो यूनिट लेंथ यूनिट एरिया जितना रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहे, मतलब जितने अच्छे से वो करंट को फ्लो करा रहे हैं, वो क्या है, उसकी कंडक्टिविटी। तो कॉपर की कंडक्टिविटी हम क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा है, वो करंट को कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि कॉपर इज़ द बेस्ट कंडक्टर अमंग द 3। ठीक है, अब रो की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर।
ठीक है। ये क्या है 1/ρ 1/ओम मीटर, तो ये क्या बन गई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और यू में से ओम मीटर इनवर्स, एक तो ये यूनिट है इसकी। और कीप इन माइंड ओम इनवर्स इज इक्वल ऑल्सो इक्वल टू मो MHO, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सिग्मा की यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स की जगह मैं लिख सकती हूँ मो मीटर इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स इज ऑल्सो नोन एज साइमन मो, दिस इज ऑल्सो साइमन मीटर इनवर्स। क्लियर, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको दो तरह के रेजिस्टेंस बताए। एक रेजिस्टेंस जो पूरे कंडक्टर का है वो तो है रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस जो पर यूनिट लेंथ है और यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया है, वो उसकी रेजिस्टिविटी। अब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया कितना कंडक्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना फ्लो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसकी कंडक्टिविटी। तो इन द सेम वे एक कंडक्टर कितना कंप्लीट कंडक्टर कितना फ्लो ऑफ चार्ज प्रोवाइड करेगा, वो उसका क्या बन जाएगा कंडक्टेंस, ठीक है। और ये किसके रेसिप्रोकल होता है आर के। क्लियर, ठीक है। तो कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी ये दोनों सेम वही चीज़ है। ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड यूनिट लेंथ यूनिट एरिया, दिस इज द रेजिस्टेंस नॉट ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्जेस यूनिट लेंथ यूनिट एरिया। what is our resistance offered by a conductor, what is G conductance, ठीक है। what is G the जो opposition हमारा कंडक्टर्स को नहीं मिलता, कितने अच्छे से कोई भी कंडक्टर करंट को पास करा सकता है, that is its conductance। R की यूनिट ओम, ठीक है। G क्या बन जाएगा 1/R, दिस इज ओम इनवर्स, और U में से मो और U में से साइमन, ठीक है। तो टिल नाउ ये हमने यहाँ तक रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को कवर किया। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गए। थैंक यू।